और आज 50 साल हो गए, आज तक वो बिल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ। तो वो झूठ है, फरेब है, एक स्मोक स्क्रीन है वो, इस प्रकार के बिल। ऑलरेडी हम सीबीसी को रिजेक्ट करते हैं, इसके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के जांच के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। सीबीआई के द्वारा जांच के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। जिसको जिसको मैनेज करना होता है उसी हिसाब से सीबीआई जो है रोज के हिसाब से वो मैनेज हो जाती और होने के लिए तैयार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ती है फिर भी उनको शर्म नहीं आती, ऐसा हमारा सीबीआई है। तो दोस्तों और साथियों, मैं ये महसूस करता हूँ कि आज एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को आज भारत में ये इस युद्ध में, इसका नाम हमने रखा है जन युद्ध, इट्स लाइक ए पीपल्स वॉर अगेंस्ट करप्शन। तो ये भारत की जनता का युद्ध है ये, और युद्ध स्तर पर हमें लड़ना है। हम पूरे देश के अंदर इस युद्ध को ले जाएंगे, गांव-गांव तक, जो हमारे 6.5 लाख गांव हैं वहां तक ये युद्ध जाएगा। और आप बहुत जल्दी इसके परिणाम भी देखेंगे कि अब भ्रष्टाचारियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, लोग उनको देख करके ऐसी आग पैदा करेंगे कि उनको जलन महसूस होगी कि जनता अब तुम्हें डसने आ रही है, फुफकारने आ रही है। तो सीबीसी का ये जो अभी लोकपाल का जो मॉडल हमने दिया है, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि ये ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी सारी फंक्शनिंग, द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ दिस लोकपाल, द प्रपोज लोकपाल, which is entirely different from what the government has in mind or on the table, उसको रिजेक्ट करके हमने जो कि इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होगी वो ट्रांसपेरेंसी होगी, और ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकपाल इटसेल्फ। यदि वो काम नहीं करेंगे तो फिर उसका भी उसके अंदर हमें परिणाम निकालना होगा। यदि लोकपाल बिल का कोई ऑफिशियल कोई भी या मेंबर वो भी करप्शन के अंदर पाया गया तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने इसमें प्रस्ताव रखा है। उसकी जांच 1 महीने के अंदर अंदर पूरी हो करके और उसके एक्शन हो जाना चाहिए। और रिकवरी की जो बात कही है, पहली बार इस देश के अंदर करप्ट वेल्थ को वापस जनता के सौंपा जाए, और वो देश के अंदर रखा हो और या विदेश की बैंकों में रखा हो। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जन युद्ध शुरू हुआ है और हम सब इसके अंदर शरीक हैं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर लाल से, हु इज बीन जॉइंट डायरेक्टर विद द सीबीआई, say a few words. It's like from the horse's mouth. What is not right with the CBI? Let's hear it from the horse's mouth briefly, and then we'd like to have your questions after that. Questions to any one of the panelists sitting here. Mr. Lal. Distinguished guests sitting on the stage, media people and friends. I came to CBI in 1994. At that time, the Hawala case was pending and I got its charge. That is the time Hawala case progressed. The corruption angle was attached by me to it. Earlier it was seen as FERA violation only. But when the progress started by March 1995 and evidence started flowing in, the government woke up and asked not to bring the evidence on the files. In so many words. I insisted. The struggle continued for 2-3 months. By that time we had got lots of evidence. I even sought permission for searching the Prime Minister of the country at that time and others, including the former ones. At that stage I was shifted. Well, saying that CBI is a useless body, I don't agree with that, because every one of my team stood with me as one person and we could challenge the might of the chief executive of this country. But the question is, when you are removed, the team is broken, because we are after all the servants of the, so to say, government. Though I always held, I am not the servant of the government, I am servant of the state. And students of political science will know that there is difference between state and the government. I always held that I am servant of the state. In CBI, we overlook the government and we are not, you see, so to say, subordinate to the government so far as our functioning is concerned. The team was broken
And the next person who was posted, he naturally fell in line and the case was scuttled. The case was scuttled because CBI is under the government itself and no slave can go against the master. Yes. It is that relationship. Well, I started my protest from 1995. In 1996, I published an article to this effect in Hindustan Times. I was very much in the CBI at that time. It is often said that after retirement people say this, that. Well, I said in the press through an article at that time when I compared the administration with the American administration of gangsters decade of 30s, and said that we are firmly in that state of mind, held by the party and parties controlled by the mafia. That is, I expressed at that time, and then I visualized that unless CBI is made free, the title of the article was also how to make CBI free. So basically you're establishing that it is not politically independent. It is neither politically independent nor administratively That's the independent. key. And also about the law department you mentioned, Mr. Lal. I'm coming. Because we got Whenever you see, we required, for instance, I'll give one or two instances. We required letter rogatory against one very, very influential person. So the orders were issued that, and under letter rogatory under section 166 CRPC, it is the SHO who can apply to court. But then the orders were issued to CBI that if any letter rogatory is to be applied in the court, you will have to go to, come to the government, and government in PMO only will issue the orders. So power of issuing letter rogatory, applying for letter rogatory the court, which is enjoyed by the SHO, was taken away from CBI on wholesale. Every case could be registered only after permission, as Arvind mentioned. Then Supreme Court hit it in that very case, Jain Hawala case, hit down this provision, but that was then brought through the law. Earlier it was, you see, a violation of a government instruction, and we used to violate it quite some time, and but later on violating the law is not possible. Executive illegal instruction one And can Mr. Lal, violate. about the lawyers, which they don't have a legal department, could you Then mention? the, you see, CBI cannot appoint its own lawyers. The lawyers have to come through the ministry. And you see, there is an approved panel, but the approval requires lots of lobbying by the lawyers. It is less of merit or no merit, but mainly it is the, and for star cases also, we can't choose our own advocates. Small advocates only will do our job. Ill-paid small advocates, and they certainly can't stand before the very big ones. Well, CBI is not so much overburdened, though it needs expansion. After all, the ICAC for a population of 80 lakhs has an investigating strength of 800 IOs, and CBI for such a big country has a strength of only 1100 IOs, And investigating appointments of the officers. superintendents of police? Appointments? Then under the CBC Act now, the appointment of superintendent police onwards is all concentrated in the committee, which is of the executive. So this executive committee only advises who is to be the superintendent police onwards. The director does not have any discretion to appoint anybody. And you know, he only commands who looks after also, he appoints also. Director cannot take anybody. He is not even a member of the committee, though he will put record before the committee and then remain silent, and whenever it is given to him, you get such and such person, he will only issue orders at the appropriate stage. Thank you, Mr. Lal. We got to move. We have Mr. Kasmi. 2 minutes, Mr. Kasmi, before we go. Maulana Kasmi. थैंक यू। परमादरणीय श्री श्री गुरु जी और परमादरणीय हमारे स्वामी अग्निवेश जी, हमारी बहन किरण बेदी जी और लाल साहब, अन्य सब हमारे बुजुर्ग, मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ कि देश आज़ादी से पहले हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था वो ये था कि हर शख्स खुशहाल हो और हर चेहरे पर मुस्कान हो। आज वो सपना
हम ये देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों के चेहरों पर खुशी नहीं है, गंभीरता है। किस लिए है कि वो अपने जीवन के बेहतरीन 25 साल वो मेहनत करके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो जब इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वो कोई नशे की तरफ चला जाता है, कोई टेंशन में हो जाता है। तो हमारे परम आदरणीय दोनों हमारे और हमारे इन बुजुर्गों ने जो मिलकर के बेड़ा उठाया है, तो जो चौथा स्तंभ है प्रेस का, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य नहीं, नैतिकता नहीं, बल्कि हमारे प्राणों से भी ज्यादा, हमारी जान से भी ज्यादा हमें अपने उस कर्तव्य को निभाने के लिए आना चाहिए। आज हमें लालच से बचकर के, जो आज हम लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं कि सारी सरकार, सारे नेता, सारे लीडर्स उसके दायरे में आना चाहिए और उन सबको ईमानदार होना चाहिए। आज जब अपनी आप बीती हमारे सीबीआई के अधिकारी होने के नाते जब बयान करते हैं, बताते हैं, या एक आईपीएस अफसर की हैसियत से हमारी बहन बताती हैं, तो हमें दुख होता है कि क्या हम उस भारत की बात कर रहे हैं कि जो भारत सारी दुनिया के अंदर यह संदेश देने के लिए उसकी रिवायतें रही हैं, उसका प्राचीन काल जो है उसका गुजरा है कि हमने सारी दुनिया को आध्यात्मिकता का, एकता का, शांति का संदेश दिया है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे ये नेता, मगर हम सब समझ रहे हैं, उसे बोलने के लिए हम तैयार नहीं हैं, कैसे कि ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर दे दी जाती है कि जैसे मैं, गुरुजी हमारे बैठे हैं श्री रविशंकर जी, मैंने तो गुरुजी के बीच में और अन्य अपने हमारे दूसरे गुरुजी यहां इत्तिफाक से नहीं आ सके हैं कि आज हम बड़े दुखी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे हमारे साथी, इस देश के ऐसे महान विद्वान जो चिंतक, विचारक ही नहीं बल्कि एक ऐसा दिल अपने अंदर रखते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हम सब लोग दुखी तो हैं ही, और स्वामी जी उसमें नहीं आ सके हैं, मगर स्वामी जी ने जो ये अलग जगाई है, और आज जो धर्माचार्य जिन्हें अपने आश्रमों में बैठकर लोगों के दुखों को सुनते हैं और उनका समाधान उन्हें बताते हैं, आज वो सड़कों पर निकल आए हैं। इसकी क्या वजह है? तो देश की जनता को समझना चाहिए कि जिन नेताओं को तुमने चुन करके भेजा है, वो नेता तुम्हारे क्या कर रहे हैं, वो हमारे, अगर वो हमारा पैसा जिन्होंने जो टैक्स के जरिए से, मेहनत के जरिए से इस जनता ने कमाया है, उसे विदेशों में ले जाके डाल दिया है, अगर वो पैसा ही वापस आ जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जितने बेरोजगार हमारे नौजवान हैं वो सब रोजगार से जुड़ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता और क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं परमादरणीय श्री गुरुजी से ये निवेदन करना चाहता हूं और यहां सामने बैठे हुए प्रेस मीडिया के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर छोटे से लालच में हमने एक छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान अगर हमने कर डाला तो आने वाला जो समय है वो हमें उस श्रेणी में खड़ा करेगा कि जो आजादी से पहले हमारे देश के लोग गद्दारी करते थे, अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, आज उनका नाम हमारे जो जनरेशन है वो अच्छे लफ्जों से नहीं लेती। अगर आपने एक क्रांतिकारी की हैसियत से, एक अच्छे पत्रकार की हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया तो आने वाला जो समय होगा वो आपको एक हीरो की तरह पेश करेगा। एक छोटे लालच पे ना आकर आज हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, पूरे देश को बगैर किसी उसके वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह। मैं तो गुरुजी यहां बैठे हुए हैं, सारे देश के हिंदू मुसलमानों को, सिख और ईसाइयों को आपके माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूं कि 1947 से पहले जब देश गुलाम था तो हम सबने मिलकर के गांधी जी के नेतृत्व में हम चले थे। आज हमारे नेता आदरणीय हमारे श्री गुरुजी और आदरणीय हमारे रामदेव जी, आदरणीय स्वामी अग्निवेश जी और हमारी बहन किरण बेदी जी, अन्ना हजारे जी और हमारे सीबीआई से उसमें से निकल करके आए हैं। ये आए हैं तो आपका ये पहला फर्ज बनता है और आपका मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज इस प्रिंट मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से आप ऐसी अलग जगहें कि हिंदुस्तान का कोई भी नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स ये हिम्मत ना कर सके कि वो हमारे पैसे का मिसयूज करे। योर क्वेश्चंस प्लीज। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि सीबीआई की जांच कोर्ट के निगरानी में करने के लिए, लेकिन जबकि विपक्ष कह रही कि जेपीसी की मांग कर रही है जिसपे वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं कि क्या आपको लगता है कि जेपीसी सही मायने में एक इफेक्टिव माध्यम है इस तरह की जांच को करने के लिए? हम इस देश को लिए एक ढांचा दे रहे हैं। आज जो भी रिजल्ट है वो एक टूटे हुए ढांचे का नतीजा है।
हम उस टूटे हुए ढांचे को क्रश कर, खत्म, डिमोलिश करके एक कायदे से नया ढांचे की बात करें। इसलिए मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, ताकि मीडिया को समझाया जाए कि ये